बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। शुष्क क्षेत्र बागवानी में बेर के पेड़ का प्रमुख स्थान है। वर्षा आधारित खेती की बात करें तो बेर का पेड़ ऐसा है जो कि एक बार पूर्ण रूप से सिंचाई के बाद वर्षा जल पर बहुत अच्छे से पनप जाता है और हमारे किसानों को अच्छा फल भी प्राप्त होता है। बेर की बात करें तो ये बहुवर्षीय और बहुउपयोगी पेड़ है। जी हाँ, जहाँ इसके फल काफ़ी पसंद किए जाते हैं वहीं इससे अच्छा हरा चारा भी हमारे पशुओं को प्राप्त होता है, यानी इसकी पत्तियाँ पोषण से भरपूर होती हैं। इसके अलावा जब इसका पेड़ सूख जाता है तो इसकी झाड़ियाँ हमें चारे की सुरक्षा में काफ़ी लाभकारी होती हैं। खेत की सुरक्षा में भी इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये पोषण से भी भरपूर है, यानी इसमें विटामिन ए, बी, सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही हमारे किसान बेर का प्रसंस्करण कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, यानी इसकी कैंडी बनाई जा सकती है, मुरब्बा बनाया जा सकता है। कई तरह के शीतल पेय पदार्थ भी बाजार में बेर के उपलब्ध होते हैं, यानी इससे कई तरह से लाभ हमारे किसान अपना सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं अंजू सिंह। तो आज के कृषि विशेष में हम बात करेंगे बेर की उन्नत खेती के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं कृषि विशेष की और बेर की खेती से जुड़ी खास बातें आप तक पहुंचाते हैं। बेर रैमनेसी कुल से संबंधित है और जिजीफस जीनस के अंतर्गत आता है, जिसे भारत और चीन में प्राचीन काल से ही काफी पसंद किया जाता है। इस फल की उत्पत्ति दक्षिणी चीन, भारत और मलाया में हुई, जहां जीनस के अंतर्गत लगभग 50 जातियां हैं, जिनमें लगभग 18 से 20 किस्में भारत में पाई जाती हैं। व्यावसायिक दृष्टि से कुछ ही जातियां उपयोगी हैं। बेर एक ऐसी फसल है जो पौष्टिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण फसल है और इसको मेंटेनेंस और इसकी देखरेख के लिए बहुत कम आवश्यकता होती है। काफ़ी कम देखरेख से हम इसकी खेती कर सकते हैं। भारत में व्यावसायिक दृष्टि से बागवानी के लिए जिजीफस मोरिशियाना और चीन में जिजीफस जुजुबा का उपयोग किया जाता है। बेर के पके फल ताजे खाए जाते हैं। इसके अलावा पके फलों को सुखाकर छुआरा, कैंडी और पेय पदार्थ भी बनाए जाते हैं। बेर से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं। बेर से हम टॉफ़ी बनाते हैं, बेर से हम जूस भी बना रहे हैं, बेर से हम RTS भी बना रहे हैं, कैंडी बना रहे हैं। विभिन्न प्रकार के उत्पाद हमारे बुंदेलखंड में एक FPO भी एक कंपनी खुली है जो कि बेर से रिलेटेड प्रोडक्ट बना रहा है। बेर के पौधे में कुछ ऐसे गुण हैं जिसके कारण ये शुष्क क्षेत्रों में खेती के लिए बहुत ही सफल फलदार वृक्ष है। इन्हीं गुणों के कारण इसे बारानी का बादशाह कहा जाता है। इसकी जड़ मूसलाधार होती है जो मिट्टी के कठोर सतह को तोड़कर काफी गहराई तक पहुंचकर निचली सतह से जल शोषित कर पौधों को स्वस्थ रखती है। अन्य फल वृक्षों की तुलना में बेर के पौधे को बहुत कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसमें फूल तथा फल वर्षा ऋतु के बाद अगस्त-सितंबर में आते हैं। ये सूखे के लिए बहुत अच्छी फसल है और इसके लिए मिट्टी की बात करूँ तो मिट्टी के लिए सैंडी लोम सॉइल इसके लिए बेहतर सॉइल होती है। हालांकि ये और बाकी कम उपजाऊ भूमि में भी अच्छे से हो जाता है अगर देखरेख अच्छे से करें तो। फल फरवरी से मार्च तक पकते हैं। इन्हीं गुणों के कारण बेर की बागवानी शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए लाभदायक प्रमाणित हो रही है। यही कारण है कि बेर शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु की अलग अलग दशाओं में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। इसकी खेती समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई तक स्थित पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में की जा सकती है। भारत देश के लगभग सभी राज्यों में बेर की बागवानी की जाती है। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में लगभग 70,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इसकी काश्त होती है।
किसी भी फसल की अच्छी उपज अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में बहुत आवश्यक है कि आप वैज्ञानिक विधि को अपनाएं, और ये तभी संभव है जब आपको वैज्ञानिक सलाह और साथ ही विशेषज्ञों का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। आइए जानते हैं कि विशेष तौर पर अगर हम बागवानी की बात करें और उसमें भी बेर की बागवानी, तो ऐसे में क्या कहना है विशेषज्ञों का, कैसे वैज्ञानिक विधि से आप बेर की बागवानी कर सकते हैं। बेर जलवायु की प्रतिकूल दशाओं को सहन करने की क्षमता रखता है। इसकी बागवानी वैसे तो सभी प्रकार की जलवायु में की जा सकती है, लेकिन अधिक उत्पादन और अच्छे आकार व गुणों वाले फल उत्पादन के लिए शुष्क एवं गर्म जलवायु उपयुक्त रहती है। इसके अलावा उन क्षेत्रों में जहां भूमिगत जल काफी निचली सतह पर हो, वहां भी बेर की बागवानी की जा सकती है। बेर के पौधों में अत्यधिक गर्मी को सहन करने की क्षमता होती है, लेकिन पाला पड़ने से इसकी पत्तियों और फलों को बेहद हानि पहुंचती है। बेर की बागवानी गहरी, कंकरीली, पथरीली, काली, लाल और चिकनी मिट्टी में सफलतापूर्वक की जा सकती है। व्यावसायिक बागवानी के लिए जीवांश युक्त बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी गई है। बेर के पौधे बीज और कायिक विधियों द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। बाग लगाने के लिए कायिक विधि से तैयार पौधे का उपयोग किया जाता है। जहां तक संभव हो, खेत में मेड़बंदी करके खेत को समतल कर लें। यदि भूमि उसरीली है तो ढैंचा की हरी खाद द्वारा भी जीवांश की मात्रा बढ़ाकर भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता है। बारानी क्षेत्र में मेड़बंदी आवश्यक है ताकि वर्षा के जल का समुचित उपयोग हो सके। इसको हमने वर्गाकार विधि में लगाया है और 8 बाई 6 मीटर दूरी पर लगाया हुआ है। इसके लगाने के लिए हमें बडेड पौधा चाहिए होता है और हमने इसमें गोला उमरान वैरायटी के पौधे लगाए हुए हैं। इसकी लगाने के बाद इसमें पौधे को एक कैनोपी के अंदर डेवलप किया जाता है। जब पौधा 1 मीटर हाइट के पास पहुंच जाता है तो इसको हेडिंग बैक करके इसको 3 या 4 शाखाएं इसमें ली जाती हैं ताकि एक प्रॉपर कैनोपी इसकी डेवलप की जा सके। फलदार वृक्ष ज्यादातर वर्गाकार विधि द्वारा लगाए जाते हैं, जहां लाइन से लाइन और पौध से पौध की दूरी समान होती है। पौधों के आसपास की दूरी भूमि की दशा पर भी निर्भर करती है। उपजाऊ मिट्टी में दूरी अधिक तथा अनुपजाऊ या उसरीली मृदा में दूरी कम रखी जाती है, क्योंकि पौधों का विकास कम होता है। रोपाई के 1 माह पहले गड्ढों में 2 टोकरी सड़ी हुई गोबर की खाद और 50 ग्राम मिथाइल पैराथियान चूर्ण को मिट्टी में मिलाकर अच्छी तरह भर देते हैं। इसके उपरांत इनमें सिंचाई करनी चाहिए ताकि मिट्टी अच्छी तरह बैठ जाए। कम वर्षा वाले क्षेत्र में पौधरोपण के बाद उसके आसपास ढलान बनाकर वर्षा जल को एकत्र किया जा सकता है, जिससे पौधों की स्थापना में मदद मिलती है। इसमें जब गड्ढा तैयार करते हैं तो गड्ढा गर्मियों के अंतर्गत खोदा जाता है ताकि इसकी जो मिट्टी है उसको बाहर निकाल के रख दिया जाता है, ताकि उसमें जो भी हार्मफुल इंसेक्ट और कीटाणु जो होते हैं उसको अच्छे से धूप लग सके, जिससे वो मर सके और मिट्टी हो जो अच्छे से स्टरलाइज हो सके। इसके लिए बाद में हम इसमें गोबर की खाद डालते हैं। 30 किलो हम इसमें एक गड्ढे में गोबर डालते हैं और इसमें 100 ग्राम नाइट्रोजन, 50 ग्राम इसमें हम फॉस्फोरस और 50 ग्राम हम इसमें पोटाश डालते हैं। इसके बाद हम इसमें पौधा लगाकर गड्ढे को भर दिया जाता है और बाद में ये पौधा ग्रो करता है। पौध पूर्ण रूप से स्थापित होने तक समय समय पर सिंचाई करते रहना चाहिए। अधिक लाभ के लिए बेर के साथ आंवला या अमरूद पूरक फसल के रूप में लगाया जा सकता है। और जब हम बात करें कि इसके अंतर्गत हम कौन कौन सी फसलों को टेस्ट किया है, हमने यहाँ पर जो खरीफ सीजन में मसूर, मूंग और तिल की खेती की है। इसके अलावा हमने सर्दियों के सीज़न में इसमें हमने जहाँ बुंदेलखंड में कठिया गेहूँ होता है उसकी टेस्टिंग की है और नॉर्मल जो गेहूँ होता है उसकी टेस्टिंग की है। तो ये फसलों की हमने इसमें टेस्टिंग की है और एक बहुत अच्छी बेल आधारित कृषि वानिकी मॉडल है जिसको किसान अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। देश में बेर की लगभग 125 से भी अधिक किस्में लगाई जाती हैं। इन किस्मों का विकास विभिन्न क्षेत्रों में बेर के भौतिक तथा रासायनिक गुणों जैसे फल का रंग, आकार, वजन, मिठास व खटास की मात्रा के आधार पर चयन द्वारा किया गया है। भारत के लिए 7 किस्में गोला, उमरान, काली गोरा, बनारसी कड़ाका, कैथली, मुडिया मुरहरा, पोंडा व्यावसायिक बागवानी के लिए उपयुक्त हैं। बेर के इन नामों को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे गोला किस्म विभिन्न जगहों पर देहली गोला, नाजुक, सेब, लड्डू, अखरोटा नामों से भी प्रचलित है।
बेर की गोला किस्म अगेती किस्मों में आता है। इसके फल दिसंबर के अंतिम सप्ताह में पकना शुरू होते हैं और पूरे जनवरी तक उपलब्ध रहते हैं। सेब कैथली, छुआरा, दंडन, सेन्योर 5, मुंडिया, गोमा कीर्ति बेर की मध्यम किस्में हैं, जिनके फल मध्य जनवरी से मध्य फरवरी तक उपलब्ध रहते हैं। वहीं पछेती किस्मों में उमरान, काठा, टीकरी, इलायची, इन किस्मों के फल फरवरी मार्च तक उपलब्ध रहते हैं। फलन जो मिलता है इसमें अर्ली वैरायटी होती है वो 80 से 100 किलो के आसपास देती है, और जो मिड सीजन वैरायटी होती है वो 130 से 150 के आसपास, और लेट सीजन हालांकि और भी ज़्यादा देती हैं, 200 के आसपास देती हैं। और 150 से 200 वैरायटियाँ करीबन इसकी डेवलप हो चुकी हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता विभिन्न प्रकार अलग अलग होती है, जिनको हम अपने उत्पादन के हिसाब से या फिर सीजन ऑफ अवेलेबिलिटी के हिसाब से लगा सकते हैं। हमने इसमें गोला उमरान वैरायटी लगाई हुई है। हालांकि और भी अच्छी वैरायटियाँ हमारे जो बीकानेर में एक इंस्टीट्यूट है उसमें उपलब्ध हैं, और यहाँ से भी इसकी अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे हम नर्सरी से तैयार करके देते हैं। बेर में अच्छी बागवानी के लिए इसकी कटाई छटाई का काम भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। शुरुआती सालों में मूल वृंत से निकलने वाली शाखाओं को समय समय पर काटते रहना चाहिए, ताकि कलिकायन किए हुए ऊपरी भाग की उचित बढ़ोतरी हो सके। जब इसकी कैनोपी अच्छे से डेवलप हो जाती है तो हर साल मई के गर्मियों के महीने के अंतर्गत इसकी हम हार्ड प्रूनिंग करते हैं, क्योंकि जो इसकी जो फलन आता है वो नई ब्रांचों पे आता है। तो इसके लिए हम हर साल इसकी हार्ड प्रूनिंग करते हैं, जो कि गर्मियों में मई जून के अंतर्गत हम इसको करते हैं। बेर की उन्नत खेती में अभी तक आपने जाना कि कैसे शुष्क क्षेत्रों के लिए बेर की खेती हमारे किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वजह यह है कि कम पानी में भी इसकी अच्छी फसल ली जा सकती है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश यानी बेर की उन्नत खेती जारी रहेगी। आप देखते रहें कृषि विशेष। अगर हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में रिवॉल्यूशन लाना है तो लैब टू लैंड, जो लेबोरेटरी में खोज करके निकाला गया है वैज्ञानिकों ने, उसको धरती पर उतारना पड़ेगा। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं, और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। उस चौपाल में हमारे किसान भाई बहन होंगे और हमारे वैज्ञानिक होंगे, और वैज्ञानिक किसानों को बताएंगे कि ये वैरायटी गेहूं की है या धान की है या बाजरा की है या ज्वार की है। किसान सवाल भी पूछेंगे और उपयोग करने के तरीके भी उनको बताए जाएंगे। किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे, और किसान भी समृद्ध होगा। कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक, 7 दिसंबर दोपहर 2 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं बेर की उन्नत खेती के बारे में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। किसी भी फसल में अगर आपको अच्छी उपज प्राप्त करनी है तो ऐसे में ये भी बहुत आवश्यक है कि समय समय पर आप फसल की निगरानी करते रहें, पोषक तत्वों का उचित प्रबंधन करें, सही समय पर सिंचाई करें। लेकिन इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है कीट और बीमारियों का समय पर नियंत्रण या फिर कहें प्रबंधन। बेर की फसल में भी कीट और बीमारियों की आशंका रहती है और कई बार हमारे किसानों को इससे काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। आइए जानते हैं कि कैसे करें उचित प्रबंधन। बेर की बागवानी करते समय इसके फलों में कई तरह के कीट लगने का खतरा रहता है, जिनमें सबसे ज्यादा खतरा पाउडरी मिल्ड्यू कीट लगने का होता है, जिसे छाछिया भी कहते हैं। इस रोग का प्रकोप वर्षा ऋतु के बाद अक्टूबर-नवंबर में दिखाई पड़ता है। इसमें बेर की पत्तियों, टहनियों व फूलों पर सफेद पाउडर सा जमा हो जाता है तथा प्रभावित भागों की बढ़वार रुक जाती है और फल और पत्तियां गिर जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए केराथेन LC 1 मिलीलीटर या घुलनशील गंधक 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। 15 दिन के अंतर पर
2-3 छिड़काव पूर्ण सुरक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अलावा बेर के फल को फल मक्खी से भी खतरा होता है। ये कीट बेर को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। इस मक्खी की वयस्क मादा फलों के लगने के तुरंत बाद उसमें अंडे देती है। ये अंडे लार्वा में बदलकर फल को अंदर से नुकसान पहुंचाते हैं। इसके आक्रमण से फलों की गुठली के चारों ओर एक खाली स्थान हो जाता है और लटें अंदर से फल खाने के बाद बाहर आ जाती हैं। इसके बाद मिट्टी में प्यूपा के रूप में छिपी रहती हैं तथा कुछ दिन बाद वयस्क बनकर पुनः फलों पर अंडे देती हैं। इसकी रोकथाम और नियंत्रण के लिए मई-जून में बाग की मिट्टी पलटे। फल लगाने के बाद जब अधिकांश फल मटर के दाने के साइज के हो जाएं, उस समय क्यूनालफास 25 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। वहीं दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव के 20-25 दिन बाद करना सही होता है। रोग की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू और डिजीज एक इसमें सीवियर टाइप की डिजीज आती है, जिसको हम वेटेबल सल्फर के तहत कंट्रोल कर लेते हैं। वेटेबल सल्फर जो आता है उसको 250 ग्राम 100 लीटर पानी में डाल के छिड़काव कर देते हैं और ये छिड़काव रोग की क्षमता के हिसाब से किया जाता है। एक बार तो फूल आने से पहले और एक बार फल बन जाता है उसके बाद तब करते हैं। और इससे भी अगर ज़्यादा प्रकोप हो रहा है तो एक बीच में जब फल छोटा होता है तब करते हैं। तो 3 स्प्रे या 2 स्प्रे क्षमता के अनुसार हम देखते हैं, उसके हिसाब से करते हैं। कीटों की बारे में बात करें तो इसमें फ्रूट फ्लाई का जो संक्रमण है वो ज़्यादा होता है और फ्रूट फ्लाई के लिए हम जो फेरोमोन ट्रैप यूज़ करके उसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो फेरोमोन ट्रैप हम इसमें पहले इंस्टॉल कर देते हैं, जैसे ही फ्रूटिंग जब स्टार्ट होता है तब हम उसको इंस्टॉल कर देते हैं, तो जिससे कि कीटों का प्रकोप इसमें कम होता है। बेर की फल को पत्ती धब्बा या झुलसा रोग लगने का भी डर होता है। इस रोग के लक्षण नवंबर माह में शुरू होते हैं। ये ऑल्टरनेरिया नामक फफूंद के आक्रमण से होता है। रोगग्रस्त पत्तियों पर छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं तथा बाद में ये धब्बे गहरे भूरे रंग के तथा आकार में बढ़कर पूरी पत्ती पर फैल जाते हैं, जिससे पत्तियां सूख कर गिरने लगती हैं। बचाव के लिए ये रोग दिखाई देते ही मैंकोजेब 3 ग्राम या थायोफिनेट मिथाइल 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिन के अंदर पर 2-3 छिड़काव करें। आज हम बात कर रहे हैं बेर की उन्नत खेती के बारे में। आप सभी जानते हैं कि फल और सब्जियों के साथ एक बड़ी चुनौती जो होती है वो है इनकी शेल्फ लाइफ, यानी आप इन्हें लंबे समय तक रोक नहीं सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने 2 विकल्प हैं। एक तो ये कि सही समय पर बाजार तक जाएं और जो भी भाव आपको मिले उस पर बेच दें, और दूसरा समझदारी का विकल्प ये है कि आप उसका प्रसंस्करण करें। इससे मूल्य संवर्धन भी होगा और आपको अपनी फसल का, अपनी फल और सब्जी का अच्छा दाम भी मिलेगा। ऐसा आप बेर की फसल के साथ भी कर सकते हैं, यानी बेर के पके हुए फल भी बेच सकते हैं और जो फल बच जाए उनका प्रसंस्करण कर आप कैंडी, चूर्ण और कई तरह के पेय पदार्थ भी बना सकते हैं, जिनकी बाजार में अच्छी मांग भी होती है और साथ ही आपको अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि कैसे कर सकते हैं बेर का प्रसंस्करण। अन्य किसी भी फल की तरह ही बेर को भी प्रसंस्कृत कर उत्पाद बनाए जाते हैं। वैसे तो बेर के पके फल ताजे खाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पके फलों को सुखाकर छुआरा, जूस, कैंडी और शीतल पेय बनाया जाता है। बेर से बनी चाय और कॉफी के साथ जैम, फ्रूट बार और केक को भी खाना लोग बेहद पसंद करते हैं। बेर की उन्नत खेती में यहाँ फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। अभी तक आपने जाना कि कैसे वैज्ञानिक विधि से बेर की खेती कर आप अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद भी खास पेशकश जारी रहेगी। बेर की उन्नत खेती से जुड़ी कुछ और खास बातें आप तक पहुंचाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं बेर की उन्नत खेती के बारे में। आइए जानते हैं कैसे करें इसका प्रसंस्करण और कौन कौन से तरीके हैं जिससे हमारे किसान बेर की खेती में ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। कहते हैं जहां चाह वहां राह।
जी हाँ, कई बार मंजिल की ओर बढ़ते हुए कई तरह की चुनौतियां सामने आती हैं और ऐसे में उन चुनौतियों को आप तभी पार कर पाएंगे जब मन में इच्छा शक्ति प्रबल होगी, आत्मविश्वास होगा और आप परिश्रम से नहीं डरेंगे। जी हाँ, ये तब होता है जब आप लीक से कुछ हटकर करना चाहते हैं। हालांकि आज भी हमारे देश में ज्यादातर किसान पारंपरिक खेती को ही सेफ समझते हैं और वो धान और गेहूं की फसल को ज्यादा बेहतर मानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे समझदार किसान भी हैं जो कि समझते हैं कि आज की समय की मांग यही है कि कुछ हटकर किया जाए। चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं कि ऐसे ही किसान से जिन्होंने पारंपरिक खेती के अलावा बेर की खेती को अपनाया और इसमें अच्छा मुनाफा भी कमाया। आज वो अच्छा आर्थिक लाभ भी ले रहे हैं और अन्य किसानों के लिए प्रेरणा भी बने हुए हैं। कोमल यादव ग्राम परसई, ब्लॉक बबीना, जिला झांसी के रहने वाले एक सफल किसान हैं। इन्होंने केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान की मदद से बेर की बागवानी की है, जिसमें इन्होंने अच्छा लाभ कमाया है। इन्होंने बेर की अलग अलग किस्मों और बीजों का इस्तेमाल कर अपनी उपज बढ़ाई है, जिससे इनकी आय में काफी इजाफा हुआ है। मेरा नाम कोमल सिंह यादव है, ग्राम परासई के हैं। जो हमारे यहाँ जो काम हुआ अभी तक सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा कार्य किया गया, जिसमें पेड़ों का भी किया गया, नेपियर घास का किया गया और लोगों की मेड़बंदी की गई उसमें, और चेक डैम बने, करीब 12-15 चेक डैम भी बने हैं, जिसमें करीब 1.5 लाख क्यूबिक मीटर पानी स्टोर होता है। और लोगों को तरह तरह के बीज लाए गए अलग अलग प्रकार के, जिससे लोगों को उपज बढ़ी है और लोगों के पास दूध का भी कारोबार बढ़ा है। बेर की बागवानी प्रायः शुष्क, अर्धशुष्क क्षेत्रों में की जाती है, जो पूरी तरह बारिश पर आधारित है। इसलिए पौध स्थानांतरण वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर में किया जाता है। बेरी सर जो है कि हमारे यहाँ जो छोटी छोटी बेरी, हर किसी के पास 10-15 पेड़ बेरी की आपको हर खेत पे मिलेगी। तो वो लोग क्या कि वो ना तो मार्केट के मतलब की रहती, ना वो खाने के मतलब की, जो देसी बेर रहती, तो उन्हें काट के फिर यहाँ से संस्थान से कुछ लोग गए जिन्होंने उन लोगों को कोई प्रशिक्षण दिया, उन्हें काट के फिर उसमें सब में वो की गई कलम। तो उनमें कलम करने के बाद तो उनमें फिर वही जो देसी बेरी थी वो तेंदुबेर में कन्वर्ट हो गई। आज तेंदुबेर काफ़ी है हमारे यहाँ, आप कम से कम करीब 1000 बेरी होंगी जो जिनमें कलम की गई। आज पूरी सही है। ये एक बहुवर्गीय और बहुउपयोगी फलदार पेड़ है, जिसमें फलों के अतिरिक्त पेड़ के अन्य भागों का भी आर्थिक महत्व है। इसकी पत्तियां पशुओं के लिए पौष्टिक चारा प्रदान करती हैं। जैसे लोगों का ये था कि जिन लोग पेड़ काटने पे उतारू हुए थे कि पेड़ हटाते जाओ जब जाके फसल होगी, लेकिन अब जब जाके देखा तो जो पेड़ों के जो पत्ते हैं वो खेत में सड़ जाते, तो उससे खाद भी हो जाती है और लोगों को जैसे पेड़ से छाया मिल रही, लकड़ी भी मिल रही, फल भी मिल रहा है। तो ये सब 2 प्रकार का हो गया कि खेत तो फसल दे ही रहा है और कुछ इनकम मेड़ से भी होने लगी। जो मेड़ खाली पड़ी रहती थी जिसका कोई महत्व नहीं था, तो उस मेड़ पे पेड़ लगाने से मेड़ से भी कुछ इनकम होने लगी किसान को। बाजार में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है और भाव भी अच्छा मिलता है। किसान भाई बेर की बागवानी कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। 20 किलोमीटर दूर पड़ता है हमारा गांव यहाँ से, तो लोग वैसे गांव में लोग खा लेते, अगर जिसके पास एक्स्ट्रा हो जाता तो वो अपना मंडी में दे जाता। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपको बताया बेर की उन्नत खेती के बारे में। आपने जाना कि कैसे बेर के फल के अलावा आप इसके अन्य भागों का भी अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं और कई तरह के उत्पाद बाजार में बेचकर अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं। साथ ही आपने ये भी जाना कि कैसे इसकी वैज्ञानिक विधि से खेती की जा सकती है और अब तो इसे मुख्य फसल के तौर पर भी हमारे किसान अपना रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कृषि विशेष आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद भी करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी और विषय पर भी हम कृषि विशेष लेकर आएं, तो इसकी जानकारी भी आप हमें ईमेल कर या पत्र लिखकर अवश्य दें। कृषि विशेष के नए अंक में एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।